हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइजर हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज और आज की यूपीपीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर क्लास में आज का टॉपिक क्या रहेगा? अंडरग्राउंड फायर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। ठीक है, अंडरग्राउंड फायर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन का टॉपिक आज हम देखेंगे। इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि अंडरग्राउंड जो फायर होता है, अंडरग्राउंड माइन में जो फायर होता है उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, और अगर डिटेक्ट करते भी हैं तो उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं। ठीक है, क्या कारण है इसका, ये सब हम इसमें देखेंगे। जैसे कि अंडरग्राउंड फायर माइन, ठीक है, अंडरग्राउंड माइन में जब हम फायर डिटेक्शन करते हैं फिर इसको प्रिवेंट करते हैं, वो सब देखेंगे। क्या कारण है इसका होने का, और जैसे कि कॉजेज बोलते हैं, कॉजेज ऑफ फायर डिटेक्शन, और फायर डिटेक्शन करते कैसे हैं। देखो, जैसे कि गैस टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, लेजर सेंसर होता है, फाइबर ऑप्टिक लीनियर हेल्थ हीट डिटेक्शन सिस्टम होता है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और लास्टली हम देखेंगे कि फायर को प्रिवेंट कैसे किया जा सके। ठीक है, क्या इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे जिसकी वजह से प्रिवेंट किया जा सके, ये सारा चीज इसमें हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप यूपीपीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर का क्रैश कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये जो दिए गए नंबर है यहाँ पे, इस पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप इंक्वायरी यहाँ पे ले सकते हो कि जो क्लासेस है वो आप कैसे देख पाओगे, है ना। तो इसका जो फी है वो कितना है, 320 रुपीज। ठीक है, ओनली। और इतना रिजनेबल रेट पे आपको कहीं और मिलेगा नहीं। तो 320 में अगर आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है, पूरे क्लास आपको जो जिसमें पूरा सिलेबस कवर किया गया है वो सारे मिलेंगे, प्लस आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। 25 मॉक टेस्ट है जिसमें माइनिंग जियोलॉजी, माइनिंग इंजीनियरिंग और कुछ जीएस के पोर्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बाकी जो क्लास है इसमें सारा चीज कवर किया गया, जैसे माइनिंग इंजीनियरिंग हो गया, है ना, माइनिंग जियोलॉजी हो गया, और सामान्य हिंदी हो गया, और उसके बाद आपका जनरल स्टडीज हो गया। तो ये सारा चीज इसमें कवर किया गया है। ठीक है, इसका सारा पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है, पर्सनली। बाकी आपको जो क्लासेस है वो आप टीचमेंट पे देख सकते हो। ठीक है, तो इतने सारी चीजें आपको यहाँ पे बेसिक जानना जरूरी था अगर आप ये क्रैश कोर्स खरीदना चाहते हो तो। ठीक है, यूपीपीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग। अब हम बढ़ेंगे अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, आ जाइए। तो अंडरग्राउंड फायर डिटेक्शन और प्रिवेंशन के बारे में हम देख रहे थे। तो देखो, अंडरग्राउंड फायर क्या है, इज वन ऑफ द बिगेस्ट हैजार्ड दैट लीड्स टू कैटास्ट्रोफिक इवेंट सच एज लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, injuries, loss of property, damages to equipment and underground timber support and loss of production। बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि देखो अंडरग्राउंड फायर जो है ये बहुत ही भयावह तरीके का हजार्ड है। ठीक है, और ये इसकी वजह से हो क्या सकता है, देखो जैसे कि बहुत सारे कैटास्ट्रोफिक इवेंट हो सकते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब जो ह्यूमन लाइफ है, ठीक है, मनुष्य का जो जीवन है वो संकट में आ सकता है, पूरी तरीके से खत्म हो सकता है अगर ये इवेंट हुआ तो। अंडरग्राउंड फायर मतलब समझ रहे हो, मतलब अंडरग्राउंड माइन में अगर आग लग जाए तो क्या होगा, ब्लास्ट हो सकता है, ह्यूमन लाइफ की जान जा सकती है, ह्यूमन लाइफ खतरे में आ सकता है, इंजरीज हो सकती हैं, है ना, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकते हैं, और जो इक्विपमेंट्स हैं वो सब डैमेज हो सकते हैं, अंडरग्राउंड टिम्बर जो सपोर्ट है और जो प्रोडक्शन है वो सब कुछ ठप हो जाएगा, है ना। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, फॉर एन अंडरग्राउंड फायर टू अकर देयर शुड बी सफिशिएंट ऑक्सीजन, फ्यूल एंड अ सोर्स ऑफ इग्निशन हीट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ फायर ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे अंडरग्राउंड फायर की अगर हम बात करें तो उसको अकर होने के लिए क्या चीज वहां पे सफिशिएंट होना चाहिए, ऑक्सीजन का फ्यूल होना सफिशिएंट है। ठीक है, अंडरग्राउंड फायर में जैसे बोल रहा है कि अंडरग्राउंड फायर में अंडरग्राउंड फायर को अकर होने में, है ना, उसको उत्पन्न होने में वहां पे सफिशिएंट ऑक्सीजन फ्यूल होना चाहिए, और इग्निशन का सोर्स होना चाहिए। इग्निशन मतलब जो जले, हीट की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसी को हम फायर ट्रायंगल बोलते हैं। In this process leading to a fire, oxygen react with fuel which then causes oxidation. The process of oxidation then produces significant heat to which a temperature reached for ignition to occur। अब ये होता कैसे, आग लगता कैसे है, तो वो इस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए, जैसे कि जो आग लगती है उस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए होता क्या है, तो देखो ऑक्सीजन वहां पे अगर है तो वो फ्यूल के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। जब वो रिएक्ट करेगा तो बनेगा ऑक्सीडेशन। अब ये जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये हीट प्रोड्यूस करेगा, जिसमें जो टेम्परेचर है वो जाएगा किस पे, इग्निशन के टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा। अब उसके वजह से लग जाएगा आग। तो इस तरीके से ये प्रोसेस अकर होता है। अब तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर डिफरेंट कॉजेज फॉर अंडरग्राउंड फायर इन अ माइन आर। यहाँ पे बहुत सारे कॉजेज बताए गए हैं अंडरग्राउंड में जो आग लग जाती है माइन में, उसके बारे में। तो यहाँ पे क्या कारण हो सकता है, देखो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बताया है, बिल्कुल। ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग एंड वेल्डिंग, तो कटिंग एंड वेल्डिंग होता है, लेकिन वो ऑक्सी एसिटाइलिन अगर है तो मीथेन गैस की वजह से, मोबाइल इक्विपमेंट की वजह से, एक्सप्लोसिव की वजह से, या फिर स्पॉन्टेनियस कंबशन की वजह से। तो ये कुछ बेहद इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट है जो, ठीक है, याद करके जाना, समझ के जाइए, रटना क्या है इसमें, समझ के जाइए क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर आप एक माइनिंग
स्टूडेंट हैं तो आप तो बिल्कुल इसमें से कुछ ना कुछ पॉइंट तो बता ही दोगे ना। अंडरग्राउंड फायर जो लगता है माइन में, तो वो क्या क्या किस कारण की वजह से हो सकता है? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मिथेन गैस, मोबाइल इक्विपमेंट, ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग वेल्डिंग की वजह से, या फिर एक्सप्लोसिव, या फिर स्पॉन्टेनियस कंबशन की वजह से। अब इसी को थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे। देखो जो काउजेज है अंडरग्राउंड फायर का, वो हम देखते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दिया है। देखो ये कुछ बेहद, ये सब मतलब बिल्कुल आपको याद, मतलब बिल्कुल डिटेल में पढ़ के जाना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का आप तरीका आप जान रहे हो। यूपीपीएससी मतलब एम क्वेश्चन नहीं पूछता है कि मतलब हम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिए कि क्या कारण है, ये चार ऑप्शन दे दिया, इसमें से बताइए कौन सा कारण नहीं। वो क्वेश्चन पूछने का उसका स्टाइल अलग है, ठीक है। यूपीपीएससी मतलब एक बड़ी संस्था है और इसका अलग ही लेवल होता है पूछने का क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन तो सभी कर लेंगे ना, उसको उसमें से घुमा के जो पूछा जाए वो होता है इनका तरीका क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। तो हम डिटेल इसको स्टडी करके जाएंगे, देखेंगे क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसको डिटेल थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बिल्कुल समझ के जाना है। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम देख रहे थे। फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट causes an underground fire which then leads to above catastrophic event mentioned above। अब यहाँ पे लिखा है कि फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो फॉल्टी हो, ठीक है, खराब हो, या कुछ कारण हो गया होगा उसमें, या फिर कुछ भी फॉल्ट आ गया हो, तो उसके वजह से भी अंडरग्राउंड फायर हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हो सकते हैं, बहुत बुरा मतलब आगे का रिजल्ट हो सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज द मेन सोर्स ऑफ लाइटिंग, नो डाउट कि इलेक्ट्रिसिटी जो है मेन सोर्स है लाइटिंग का, बिल्कुल बहुत अच्छा लिखा है, बहुत ये बहुत बेसिक से लिखा है इसको, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हाँ मेन सोर्स है लाइटिंग का इलेक्ट्रिसिटी। तो अंडरग्राउंड वर्किंग्स ऑपरेटिंग अंडरग्राउंड मशीन सच एज विंचेस एंड चार्जिंग लोकोमोटिव बैटरीज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिसिटी वो मेन सोर्स है लाइटिंग का अंडरग्राउंड वर्किंग में, या हम ऑपरेट करें अंडरग्राउंड मशीन्स को, जैसे कि विंचेस हो गया या चार्जिंग लोकोमोटिव बैटरीज हो गई, इनको चार्ज करना, तो ये सब बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर इसमें कोई फॉल्ट ही हो गया तो फिर अंडरग्राउंड फायर होगा, है ना। यहीं पे लिखा हुआ है इफ देयर इज अ फॉल्टी इलेक्ट्रिकल केबल इट कुड क्रिएट एज स्पार्क एंड इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लेमेबल गैस दिस कुड लीड टू अ फायर। अब देखो जैसे कि आप सभी को पता है कि माइनिंग में फ्लेमेबल गैस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे कोई फॉल्टी इलेक्ट्रिकल केबल है ना, तो उससे क्या होगा, स्पार्किंग होगा। जब स्पार्किंग होगा तो वहां पे तो फ्लेमेबल गैस ऑलरेडी है, जब उनके प्रेजेंस में ये स्पार्क होगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आग लग सकता है ना। तो ये चीजें हो गई। पहला ऑप्शन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट समझ में आया आपको। मेन सोर्स लिखा है, मेन सोर्स ऑफ फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कैन बी फाउंड एट बैटरी चार्जिंग बेस अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन एंड ऑन विंचेस। अब देखो यहाँ पे जो मेन सोर्स बोल रहा है फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, वो कहाँ कहाँ पाया जा सकता है। तो लिखा है बैटरी चार्जिंग बेस, जो बैटरी चार्जिंग जहाँ पे बेस होते हैं ना, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा, मतलब फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, ये कहना चाह रहा है। तो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन जहाँ पे होते हैं, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन देखा होगा आपने, तो वहां पे ये हो सकता है, या फिर विंचेस पे हो सकता है, ठीक है। तो इट इज देन ऑफ आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट दैट प्रीकॉशनरी मेजर्स आर बीइंग टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड टू प्रिवेंट फायर काउजेज बाय इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने होंगे, ताकि जो ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के कारण जो ये आपका जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के कारण जो ये अंडरग्राउंड माइन में फायर हो जाते हैं, लग जाते हैं, उसी को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट हमें बहुत प्रिकॉशनरी मेजर्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने होंगे। अब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट समझ में आया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग एंड वेल्डिंग। देखो कटिंग एंड वेल्डिंग तो आपको पता है कि ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है माइनिंग एक्टिविटीज का। जो हम डे टू डे माइनिंग एक्टिविटीज करते हैं उसमें कटिंग वेल्डिंग तो बहुत कॉमन सी बात है। ड्यूरिंग स्टील वर्क कंस्ट्रक्शन देयर विल एट वन पॉइंट बी नीड टू कट और वेल्ड अ स्टील, हेंस द यूज ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन गैस वुड बी नीडेड। और यहाँ पे लिखा हुआ कि जब हम स्टील वर्क कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ता है या फिर वेल्ड करना पड़ता है, वेल्डिंग करना पड़ता है स्टील को। तो वहां पे क्या होता है, हमें किसका यूज जरूरी है, हमें किसका यूज चाहिए, हमें किसका यूज होता है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस जो होता है हमें वो चाहिए होता है, ठीक है। तभी हम उसको कट कर पाएंगे या फिर वेल्डिंग कर पाएंगे। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है ये माइनिंग एक्टिविटीज का, कटिंग एंड वेल्डिंग। अब एसिटिलीन की बात करें तो एसिटिलीन जो है ये बहुत ही अनस्टेबल गैस है, मतलब वेरी अनस्टेबल गैस, स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं हो पाता, अनस्टेबल गैस है विच कैन वॉलेंटली डिकम्पोज व्हेन इन प्योर स्टेट अबव 15 psi and it can ignite if it reaches 13 psi in the absence of a spark or flame, making it one of the most dangerous gas। अब देखो यहाँ पे चूंकि ये अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, तो ये क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है। मतलब अगर प्योर स्टेट में है, जैसे कि मान लीजिए 15 psi के अबव है अगर, तो ये क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। उसके वजह से क्या हो सकता है,
इग्नाइट हो सकता है, जलने लग सकता है। अगर ये 30 psi से ऊपर भी पहुंच गया है ना, अगर वहां पे स्पार्क या फ्लेम नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ स्पार्क और फ्लेम, तो ये बहुत ही भयानक डेंजरस गैस हो सकता है, तबाही मचा देगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो एसिटिलीन का मतलब समझ में आया आपको क्या होता है? देखो, एट द करेक्ट मिक्सचर प्रोपोर्शन ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस वन ऑफ द हॉटेस्ट फ्लेम व्हेन इग्निटेड। और यहाँ पे लिखा है कि जब करेक्ट मिक्सचर अगर हम प्रोपोर्शन करें तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को अगर हम मिला दें तो इसका ये जो है बहुत ही ज्यादा हॉटेस्ट फ्लेम इग्नाइट कर सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस अगर हम इसका करेक्ट मिक्सचर प्रोपोर्शन करें तो। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। Oxyacetylene cutting and welding has been rated as one of the most biggest cause of underground fire by National Institute for Occupational Safety and Health। तो NIOSH के द्वारा ये जो ऑक्सीएसिटिलीन कटिंग वेल्डिंग है ना, इसको क्या किया गया, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज बताया गया है अंडरग्राउंड फायर का। इसको रेट किया गया है कि हाँ भाई ये सबसे बड़ा कॉज है अंडरग्राउंड फायर का होने का। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग कटिंग और वेल्डिंग हॉट मेटल और स्लैग फ्रॉम दिस प्रोसेस हैज द पोटेंशियल टू कॉज अ फायर। तो जब कटिंग और वेल्डिंग करते हैं तो जो हॉट मेटल होता है ना, या फिर स्लैग कह लो, इस प्रोसेस की वजह से जो ये हॉट मेटल और स्लैग होता है ये इतना पोटेंशियल रखते हैं कि ये क्या कर सकते हैं, आग लगा सकते हैं। ठीक है, आग का कारण बन सकते हैं। तो ये याद रखिएगा। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट किया गया यहाँ पे कि जो मेजर रूट कॉज है इस फायर का, जो ऑक्सीएसिटिलीन कटिंग और वेल्डिंग के द्वारा होता है, क्या क्या हो सकता है देखो। सब स्टैंडर्ड फ्लेमेबल गैस एग्जामिनेशन एंड टेस्टिंग। ठीक है, ये मेन रूट कॉज है आग लगने का, सब स्टैंडर्ड फ्लेमेबल गैस एग्जामिनेशन टेस्टिंग। नेक्स्ट, लैक ऑफ डिलिजेंट सर्च फॉर फायर ड्यूरिंग एंड आफ्टर फ्लेम कटिंग और वेल्डिंग। ठीक है, अगर हम डिलिजेंट सर्च ना करें, ना करने की वजह से ये आग लग सकता है। मतलब या पहले हम कटिंग के पहले या फिर कटिंग के बाद, फ्लेम कटिंग के बाद या वेल्डिंग के। ये कहना चाह रहा है इनएडुकेट इंस्पेक्शन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट प्रायर टू कटिंग और वेल्डिंग। मतलब अगर हम कटिंग और वेल्डिंग करने जाएं उसके पहले हम ये चेक ना करें कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो सही है कि नहीं, इंस्पेक्शन करें कि ना करें, तो ये सोच में ही हम आधा गलती कर बैठते हैं। तो हमें ये प्रॉपर इंस्पेक्शन करना होगा कि सब जो टूल है, जो इक्विपमेंट है वो सही है। ठीक है, improper procedure in preparing surface for cutting and welding including degreasing and general cleaning। यहाँ पे improper procedure अगर हम अपनाते हैं कोई प्रिपेयर करने के लिए कि हाँ भाई किस सरफेस को कट करना है, वेल्ड करना है, जैसे कि डिग्रीजिंग या जनरल क्लीनिंग हो गया, तब भी आग लगने की संभावना है। सब स्टैंडर्ड वेंटिलेशन ऑफ द वर्किंग प्लेस, वेंटिलेशन नहीं है तब भी हो सकता है। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग ऑफ पर्सन कंडक्टिंग द कटिंग एंड वेल्डिंग। अगर जो पर्सन जो भी कर रहा है कटिंग एंड वेल्डिंग, अगर वो इनएडिक्वेट ट्रेन पर्सन है तब भी हादसा हो सकता है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट, मीथेन गैस। मीथेन इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉज फॉर माइनिंग फायर। ओके, अंडरग्राउंड माइन फायर। देखो, मीथेन gas explosion not only occur in coal mines as it was previously perceived, but they do occur also in hard rock metal mines। यहाँ पे लिखा है कि मीथेन गैस एक्सप्लोजन जो है वो ना कि सिर्फ कोल माइंस में अकर होता है, बट हमने ये भी परसीव किया है पहले कि ये जो है हार्ड रॉक मेटल माइंस में भी अकर हो सकता है। When a methane gas explodes in underground metal mines, the results are as serious as in underground coal mine। कहता है कि जो मीथेन गैस अगर एक्सप्लोड होता है अंडरग्राउंड मेटल माइंस में तो ये बहुत ही भयावह होता है, बहुत ही सीरियस होगा। उसी तरीके से सेम अंडरग्राउंड कोल माइंस में भी हो सकता है। अब आ जाते हैं, दिस गैस इज वेरी डेंजरस, सबको पता है। In a sense that when it mixed with air, it forms a mixture that ranges from a burning to exploding and displacing oxygen in the air। अब यहाँ पे कहता है कि जो गैस है ये बहुत ही डेंजरस है। जैसे कि आप ये समझो कि अगर ये एयर के साथ मिक्स हो जाता है तब ये क्या बनेगा, ये मतलब जो आग लगी है उसको एक्सप्लोड भी कर सकता है, समझ रहे हो आप, ब्लास्ट कर सकता है, और ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है हवा में। तो इस तरीके से ये काम होता है। Although this is not regarded as the major cause of underground metal mine, but measure needs to be implemented to control the presence of methane in underground metal mine। तो यहाँ पे लिखा है कि देखो ये कहा गया है कि जो मेजर कॉज नहीं है अंडरग्राउंड मेटल माइन का, लेकिन कुछ मेजर्स हमें इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे ताकि हम जो मीथेन का प्रेजेंस है ना अंडरग्राउंड मेटल माइन में उसको हम कंट्रोल कर सके, कम कर सके। ठीक है, मीथेन गेट्स लिबरेटेड इनटू द अंडरग्राउंड एटमॉस्फेयर ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ मीथेन सोर्स सच एज फॉल्ट्स एंड डाइक ड्यूरिंग माइनिंग। जब हम माइनिंग करते हैं तो फॉल्ट्स और डाइक्स उत्पन्न होते हैं, तो इनकी वजह से जो मीथेन का इंटरसेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मीथेन है वो लिबरेट हो जाता है अंडरग्राउंड एटमॉस्फेयर में, है ना। तो ये कारण है मेन, तो ये समझो। अब ये कहा है यहाँ पे कि द फ्लोइंग कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड। यहाँ पे लिखा है कि जो मीथेन कंसंट्रेशन है
वो इससे बचना चाहिए, मतलब अवॉइड करना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। देखो 1 to 5% अगर है तो वो बर्न होने लगेगा, यानी कि जलने लगेगा। अगर 5 to 15% है तो ये चांसेस है कि वो एक्सप्लोड हो सकता है। समझ रहे हो, मतलब अगर 9.4% है तो समझ लो मोस्ट सीवियर केस है। अगर 15% से भी ज्यादा है ना, तो वो क्या किया, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो ये कुछ स्टडी है यहाँ से लिया गया है, देख सकते हो। तो ये आंकड़ा बिल्कुल याद रखना आपको, कैसे यहाँ पे बर्न करने का चांसेस क्या है, कितना परसेंट होना चाहिए, तो ये समझिए। It is of utmost important to know when and where methane gas can be extracted so that if the right procedure can be taken to deal with the matter at hand. तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें हमें ये चीज पता करना पड़ेगा कि कहाँ पे मीथेन गैस की संभावना ज्यादा है कि यहाँ पे एक्सप्लोड हो सकता है, या फिर यहाँ पे चांसेस है, यहाँ पे इग्निशन का चांसेस है। तो ये राइट प्रोसीजर हमें अपनाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसको पता कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है मोबाइल इक्विपमेंट। देखो मोबाइल मतलब मोबिलिटी सुना होगा ना आपने, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है वो मोबाइल। यहाँ पे वो फोन वाला मोबाइल की बात नहीं हो रही है, ठीक है, मोबाइल इक्विपमेंट जो मूव कर सके। तो लार्ज नंबर ऑफ मोबाइल इक्विपमेंट आर यूज्ड इन अंडरग्राउंड टू रन द माइनिंग ऑपरेशन। जैसे सभी को पता है कि जो अंडरग्राउंड माइन होता है तो मोबाइल इक्विपमेंट के बिना काम नहीं किया जा सकता। यहाँ पे माइनिंग ऑपरेशन जितनी भी होती है इन्हीं की मदद से हम करते हैं। तो जो मोस्ट मोबाइल इक्विपमेंट जो यहाँ पे देखा गया है, ये कहाँ पे पाया जाता है, मैकेनाइज मोबाइल माइनिंग ऑपरेशन में। ठीक है, जो मैकेनाइज माइनिंग ऑपरेशन होता है वहाँ पे आपको ये मोबाइल इक्विपमेंट देखने को मिलेंगे। ये इक्विपमेंट में क्या क्या हो सकते हैं, देखो लोड हॉल डंप, ठीक है, लोड किया, हॉल किया, उसके बाद डंप कर दिया। तो ये वाला एलएचडी जानते हो आप, लोड हॉल डंप। स्कूप्स हो गए, ठीक है, स्कूप्स हो गए, स्क्रैपर्स हो गए। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके इक्विपमेंट्स हैं। कौन से वाले, मोबाइल इक्विपमेंट कहते हैं इनको। मोबाइल इक्विपमेंट यूजेस a lot of fuel to operate and as I mentioned above fuel is needed to for a fire to occur। मोबाइल इक्विपमेंट जैसे आप सभी को पता है कि बहुत ज्यादा फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है, ऑपरेट करने के लिए। कोई भी काम करेंगे ये फ्यूल ज्यादा चाहिए इनको। अब जब फ्यूल ज्यादा चाहिए तो आप सभी को पता है, ऊपर बताया गया है कि फ्यूल काफी है आग लगाने के लिए, है ना। तो यही पे यहाँ पे लिखा जा रहा है कि जहाँ पे ज्यादा फ्यूल होगा उसमें वहाँ पे फायर लगने के चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है मोबाइल इक्विपमेंट। ठीक है, मोबाइल इक्विपमेंट बर्न्स डीजल फ्यूल व्हेन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मोबाइल इक्विपमेंट क्या करता है, डीजल को जलाता है। डीजल क्या है, फ्यूल है। तो जब एक जगह से हम दूसरी जगह जाते हैं तो हम क्या करेंगे, मोबाइल जो डीजल है उसको जलाएंगे ना, तभी तो मूव कर पाएंगे। तो एंड इफ मेजर्स आर नॉट इम्प्लीमेंटेड टू सप्रेस द लाइवलीहुड of the occurrence of fire within the equipment, then there is a high chances for that the equipment can cause a fire। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम सही तरीके से इसको मेजर्स नहीं लिया हमने ताकि इसको कम कर सके हम, जो आग लगने के चांसेस है इक्विपमेंट के अंदर में, तो ये चांसेस ज्यादा है कि हाँ भाई आग लगने के चांसेस ज्यादा है माइंस में। तो हमें कुछ ना कुछ रास्ता निकालना होगा ताकि हम वो मेजर्स इम्प्लीमेंट करें। और ये आग लगने के चांसेस जो है विद इन इक्विपमेंट, यानी जो भी इक्विपमेंट है मोबाइल इक्विपमेंट उसके अंदर ये आग लगने के चांसेस को मिनिमाइज किया जा सके, कम ही किया जा सके। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए एक्सप्लोसिव की तरफ। In every underground mining operation, explosives are used for purpose of blasting the rock so that it can be fragmented into small and manageable sizes। देखो एक्सप्लोसिव की बात करें अगर हम, तो ये तो ऑलरेडी अपने आप में ही बहुत एक्सप्लोसिव है। हर माइनिंग अंडरग्राउंड माइनिंग ऑपरेशन में एक्सप्लोसिव का हम बहुत यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं आप सभी को पता होगा, ब्लास्टिंग के लिए। रॉक्स को जो तोड़ने का हम काम करते हैं, छोटे छोटे बहुत बड़े बड़े पत्थर है, चट्टान है, उनको हम तोड़ेंगे तभी तो छोटे छोटे टुकड़े में आएंगे। तो इसी को ब्लास्टिंग द रॉक्स के पर्पज से हम इसको यूज करते हैं एक्सप्लोसिव को, ताकि इसको हम छोटे छोटे और मैनेजेबल साइज में इसको फ्रैगमेंट कर सकें। एक्सप्लोसिव प्रेजेंट अ मेजर हार्ड इफ दे आर नॉट यूज्ड अकॉर्डिंग टू द माइंस लेड डाउन प्रोसीजर। यहाँ पे लिखा गया है कि एक्सप्लोसिव जो है बहुत बड़ा तबाही कर सकता है अगर हम इसको सही तरीके से, सही प्रोसीजर से माइनिंग में नहीं करते हैं तब। जाहिर सी बात है, इसको तो बहुत बहुत एक सही तरीके से, एक एक्यूरेट तरीके से हमें इसको ब्लास्ट करना होगा एक्सप्लोसिव को, तभी इसका सही तरीके से हम काम तभी इसका हम सही तरीके से यूज कर पाएंगे, है ना, सबको पता है। एनी सच स्टैंडर्ड यूज और हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोसिव में कॉजेज अ फायर इन अंडरग्राउंड इन्वायरमेंट। तो अगर किसी भी तरीके का सब स्टैंडर्ड यूज हमने करा है ना, एक्सप्लोसिव को हैंडल करने में, तो उसकी वजह से भी आग लग सकती है अंडरग्राउंड इन्वायरमेंट में। अब आ जाते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। अब स्पॉन्टेनियस कंबशन के बारे में बात करेंगे। देखो इंसिडेंट ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन आर फ्रीक्वेंट इन द कोल माइनिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो जो इंसिडेंट होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट होता है कोल माइनिंग इंडस्ट्री में, सभी को पता है। एंड आर नॉट फ्रिक्वेंट इन मेटल माइनिंग इंडस्ट्री। तो कह रहा है कि जो फ्रिक्वेंट नहीं होता, मेटल माइनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोल माइनिंग में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। बेस्ड ऑन रिपोर्ट ऑफ, एक रिपोर्ट के अनुसार क्या कहा गया है कि जो आग लगती है स्पॉन्टेनियस कंबशन के द्वारा अंडरग्राउंड मेटल माइन में, वो कितना है, ओनली 2% है। ओनली अकाउंट फॉर 2%, सिर्फ 2% बताया गया है किसमें, अंडरग्राउंड मेटल माइन में। यहाँ पे लिखा है ऑल्दो इट इज नॉट रिगार्डेड एज द मेजर कॉज ऑफ फायर अंडरग्राउंड मेटल माइन,
द इम्पैक्ट दैट इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द फायर इज वेरी डेट्रीमेंटल। कहा कि जो मेजर कॉज नहीं है अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग की बात करें तो। अब हम मेटल माइनिंग में देखें, स्पॉन्टेनियस कंबशन एसोसिएटेड विद पाइराइट ओर डिपॉजिट्स एंड कार्बोनेसियस मटेरियल। यहाँ पे लिखा है कि मेटल माइन में जो स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है वो किससे एसोसिएटेड है, किससे जुड़ा हुआ है, पाइराइट ओर डिपॉजिट्स और कार्बोनेसियस मटेरियल से जुड़ा हुआ है। ठीक है। The process of spontaneous combustion is initiated by the oxidation highly reactive sulfide ore such as pyrite। जिसमें पायराइट पाया जाता है। ठीक है। स्पॉन्टेनियस कंबशन कहाँ पे होता है, यहाँ पे लिखा है कि जब ऑक्सीडेशन हो जाता है ना, जब सल्फाइड ओर का बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव, जैसे कि पायराइट हो गया, सल्फाइड ओर में क्या हो जाएगा, पायराइट हो जाएगा। तो पायराइट का जब ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव हो जाए तो ये जो प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस कंबशन का वो होने लगेगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्लासिफाइड किया गया कि एक किस तरीके का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक which leads to the generation of sulfur dioxide gas producing a sulfide fire। तो इस गैस की वजह से ये क्या कौन सा गैस जनरेट करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, सल्फाइड फायर, पूरी तरीके से आग लग जाएगा सल्फाइड का, है ना। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। Heat generated from this exothermic reaction can cause an increase in temperature, thereby causing combustion of sulfide ore, timber, support and other combustional material। तो यहाँ पे देखो ये चीजें लिखी हुई है कि सल्फाइड ओर का फिर तबाही यहाँ पे मचेगा। ठीक है। इट इज नोटेड दैट स्पॉन्टेनियस कंबशन नॉर्मली अकर्स इन ओल्ड अबंडेंट एरिया, बैकफील्ड एरिया एंड कैव्ड एरिया। तो यहाँ पे लिखा है जो स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है नॉर्मली कहाँ पे अक्सर होता है, जहाँ ओल्ड अबंडेंट एरिया है। ठीक है। जहाँ ओल्ड मतलब बहुत पुरानी खान है वहाँ पे होता है, हो सकता है ऐसा। और जो बैकफील्ड एरिया है ना, या फिर केव्ड एरिया, वहाँ पे हो सकता है, इसको देखने को मिला है, ये एक रिपोर्ट में बताई गई है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम फायर डिटेक्शन पे। फायर को डिटेक्ट कैसे करेंगे, देयर आर मैनी वेज इन विच फायर कैन बी डिटेक्टेड इन अंडरग्राउंड माइन। देखो, फायर कैन बी डिटेक्टेड बाय नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज थ्रो, स्मेल एंड विजुअल डिटेक्शन। तो बहुत सिंपल से लिखा हुआ है कि जो फायर को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। नॉन इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक ना हो, मतलब हम स्मेल से और विजुअल डिटेक्शन जो हम देख रहे हैं उससे हम पता कर सकते हैं, तो ये तो नॉन इलेक्ट्रॉनिक हो गया। अदर मीन्स क्या है, डिटेक्टिंग फायर अंडरग्राउंड इज थ्रू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब हम या तो इलेक्ट्रॉनिक या फिर नॉन इलेक्ट्रॉनिक दो ही तरीके से तो इसको हम देख पाएंगे भाई कि हाँ यहाँ पे फायर डिटेक्शन हो रहा है कि नहीं। We will focus on non-electronic fire detection and electronic fire detection employed in underground mine। दो तरीका देखो, नॉन इलेक्ट्रॉनिक फायर डिटेक्शन और फायर पैट्रोल। देखो, अब हम फायर पैट्रोल, नॉन इलेक्ट्रॉनिक फायर डिटेक्शन हमने देखा, अब फायर पैट्रोल के बारे में देखेंगे। फायर पैट्रोल पर्सनल यूज ह्यूमन सेंसेस टू डिटेक्ट द फायर अंडरग्राउंड। These person use their noise to smell any smoke of fire that might be present in the underground atmosphere। तो जो फायर पैट्रोल होते हैं ना, पर्सनल मतलब इनको स्पेशली यही काम होता है कि कैसे यहाँ पे हम डिटेक्ट कर पाए। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पर्सन होते हैं ये अपने नाक से स्मेल करेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे फायर का स्मोक है कि नहीं, जो भी अंडरग्राउंड एटमोस्फेयर वहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं। और ये जो पेट्रोल टीम है इनको ट्रेन किया जाता है ताकि ये जो नॉर्मल स्मेल है आग का, स्मोक का, और जो रनिंग मशीनरी अंडरग्राउंड स्मेल है उस बीच का डिफरेंस समझ पाए, डिस्टिंग्विश कर सकें। इनको ऐसा ट्रेन किया ही जाता है, इसीलिए इनको पेट्रोल टीम बोला जाता है। Person who are selected to be part of the fire patrol team are given the same training as those who are trained to be rescue member in terms of fire detection training। अब कुछ बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे, अब यहाँ पे जानेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है कि जो पर्सन सिलेक्टेड किए गए हैं कि हाँ भाई आप फायर पेट्रोल टीम में रहोगे, तो उनको भी सेम ट्रेनिंग दिया जाता है जो किनको दिया जाता है, रेस्क्यू मेंबर्स जो होते हैं ना डिटेक्शन ट्रेनिंग में, उनको जो दिया जाता है वही सेम ट्रेनिंग इनको भी दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेंबर्स बिलोंगिंग टू द फायर पेट्रोल टीम मस्ट बी मेडिकली एंड मेंटली फिट, must be able to work under extreme working condition, must be reliable at all time, must be the holder of a first aid certificate and must be people of sober mind। तो यहाँ पे लिखा है मतलब जो भी मेंबर्स पेट्रोल टीम से आते हैं उनका मेडिकली और मेंटली फिट, वो मेंटली और मेडिकली फिट होने चाहिए, और उनको एक्सट्रीम वर्किंग कंडीशन में भी काम करने की क्षमता होनी चाहिए, और वो हर टाइम रिलायबल होंगे, और वो उनका फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और सोबर माइंड के होने चाहिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। Before a complete spontaneous combustion occurs, there will be spontaneous heating which causes moisture to evaporate into the underground atmosphere। यहाँ पे लिखा है कि जब complete spontaneous combustion होता है उसके पहले, उसके अकर होने से पहले वहाँ पे एक spontaneous heating होती है। ठीक है। जिसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो क्या होता है, इवापोरेट होने लगता है किसमें, अंडरग्राउंड एटमोस्फेयर में। ठीक है। तभी ये जो है डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि हाँ भाई ये गैस कौन सा स्मेल है और नॉर्मल स्मेल कैसे आती है। So underground circulating air that becomes saturated with water vapor, thereby causing condensation to take place when the water vapor comes in contact with cool surface, leading to what is described as haze। तो सिंपल सी चीजें लिखी हुई है, ये सब आप देख लेना। अब यहाँ पे देखो, the patrol member must be able to detect this haze and take precautionary measures to deal with it। तो जो हेज की बात हम यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो अंडरग्राउंड सर्कुलेटिंग एयर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो सैचुरेटेड हो जाते हैं, वाटर के साथ सैचुरेट हो जाते हैं,
ठीक, वाटर वेपर के साथ सैचुरेट हो जाते हैं। अब उसकी वजह से ये क्या होगा, यहाँ पे कंडेंसेशन का प्रोसेस बनेगा। कंडेंसेशन जब होगा तो वहाँ पे वाटर वाटर वेपर जो है वो किससे कांटेक्ट में आ जाएंगे, कूल सरफेस के कांटेक्ट में आ जाएंगे, जिसके वजह से कुछ हेज जैसा एनवायरमेंट बन जाएगा। उस हेज को जो पेट्रोल मेंबर्स हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर अपना प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं उसको डील करने के लिए। सडन इनरस ऑफ हीट इज ऑल्सो गुड साइन दैट अ फायर माइट प्रेजेंट इन सर्टेन वर्किंग प्लेस। अगर कुछ भी हीट, अगर किसी भी तरीके का हीट वहाँ पे दिखने को मिल रहा है तो यानी कि वो गुड साइन है कि यहाँ पे हाँ भाई आग लगने की यहाँ पे संभावना है। ठीक है। When there are elevated temperature above 37 degrees Celsius dry bulb, then the patrol team must investigate it and come up with the root cause of such a high temperature. अगर पेट्रोल टीम ये इन्वेस्टिगेट करती है तो वहाँ पे जाती है और देखती है कि भाई एलिवेटेड टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। ठीक है। तो जो पेट्रोल टीम है फिर इन्वेस्टिगेट करेगी और फिर अपने रूट कॉज तक पहुंचेगी कि हाँ भाई जो हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और इसको कैसे डील किया जा सकता है। Most of the time, workers are the first to notice a fire when it starts in their working place. In such case, the incident must be reported to superior or member of fire patrol team who will be able to advise the worker on how to effectively deal with the particular fire. तो यहाँ पर टोटली लिखा हुआ है कैसे इसको डील करना है, ये बताया जाएगा जब हम सीनियर को, सुपीरियर जो मेंबर्स होंगे फायर पेट्रोल टीम के, उनको हम यह संदेश भेजा जाएगा। तो ठीक है, ये सिंपल चीजें लिखी हुई है। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात कर लेते हैं। A lot of resources have been concentrated into coming up with better and effective instrument that can detect fire accurately in underground environment. तो यहाँ पे लिखा है कि बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जो अब मार्केट में आ गए हैं जिनको हम यूज करके ये पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे फायर है अंडरग्राउंड इन्वायरमेंट में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आर नाउ एम्प्लॉयड इन द माइनिंग इंडस्ट्री फॉर अर्ली डिटेक्शन। तो बहुत सारे यहाँ पे देखेंगे हम कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। देखो, गैस टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट। तो पहला गैस टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ फ्लेमेबल गैस फाउंड इन अंडरग्राउंड मेटल माइन। तो यहाँ पर देखो, जो फ्लेमेबल गैस होते हैं ना बहुत ज्यादा, जिसमें आग लगने की संभावना है, तो उस गैस को हम कैसे यहाँ पे गैस डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे और हम ये मेजर करेंगे कितने अमाउंट का फ्लेमेबल गैस यहाँ पे पाया जा रहा है अंडरग्राउंड मेटल माइन में। ओके, दिस डिवाइस एक्सटेंसिवली यूज्ड इन अंडरग्राउंड प्लैटिनम माइंस टू टेस्ट फॉर मीथेन गैस एंड अदर गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो डिवाइस है ज्यादातर कहाँ पे यूज किया जाता है, अंडरग्राउंड प्लैटिनम माइंस में। ठीक है ना, प्लैटिनम समझ रहे हो, तो उस प्लैटिनम माइन, अंडरग्राउंड प्लैटिनम माइंस में ज्यादातर इसको यूज किया जाता है गैस टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट, ताकि हम ये टेस्ट कर सकें कि हाँ भाई यहाँ पे मेथेन गैस है कि नहीं, या फिर और कोई गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है कि नहीं। तो ये सब पता करते हैं हमसे। ठीक, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, याद रखना मैं बताते जा रही हूँ कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। Once the instrument detects any amount of methane gas in the air, it will give off a red flashing light accompanied by an alarm. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस इंस्ट्रूमेंट में होता कैसे है, डिटेक्शन होता कैसे है। जैसे यहाँ पे बहुत अगर कोई भी अमाउंट का मीथेन गैस यहाँ पे अगर डिटेक्ट कर लिया कि हाँ भाई यहाँ पे मीथेन गैस प्रेजेंट है एयर में, ये यहाँ पे रेड फ्लैशिंग लाइट यहाँ पे जलने लगेगा और एक अलार्म टाइप का आपके लिए संदेश देगा कि हाँ भाई ये अलार्मिंग है, यहाँ पे मीथेन गैस पाया जा रहा है। Okay, it is very important that the miner ensure that her GDI has been calibrated before taking it underground. तो पहली बात तो ये समझो कि जैसे ही आप ले जा रहे हो इस इंस्ट्रूमेंट को, तो पहले ही आप देख लो कि सब कुछ चेक है कि नहीं, सब कुछ ठीक है कि नहीं। ये नहीं कि वहां पे लेके गए और वहां पे पता चला कि मशीन चेक काम ही नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया उसमें, तो ये तो बहुत रिस्की है। तो सब कुछ चेक करके पहले जाना है। The miner must test the functionality of the GDI at the lamp room to ensure that it is the right working mode. सिंपल से लिखा हुआ कि लैम्प रूम में आप इसको पहले फंक्शन इसका सही तरीके से टेस्ट कर लोगे कि हाँ भाई ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, वर्किंग मोड में है कि नहीं। तो ये चीज है गैस टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट का, समझ में आ गया आपको। अब आ गया नेक्स्ट लेजर सेंसर। अब लेजर सेंसर क्या है, देखो लेजर सेंसर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन अंडरग्राउंड माइंस फॉर डिटेक्शन ऑफ स्मोक। जो स्मोक होता है ना, जो धुआं होता है, उसको हम लेजर सेंसर से मोस्टली यूज करते हैं इसको पता लगाने के लिए, ठीक है, अंडरग्राउंड माइंस में। दिस टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ सेंसिंग द अर्लीस्ट पार्टिकल ऑफ कंबशन देयरबाय प्रूविंग अर्ली वार्निंग फायर। ये जो टेक्नोलॉजी है, जो भी अर्लीस्ट पार्टिकल रह चुके हैं कंबशन के, उनको सेंस करके ये टेक्नोलॉजी काम करती है, एक अर्ली वार्निंग प्रोवाइड कर देती है कि अगर यहाँ पे आग लगा तो एक अर्ली वार्निंग दे देती है। ठीक है, द सिस्टम हैज द सेम वर्किंग प्रिंसिपल एज अ फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर बट इज मोर सेंसिटिव देन द फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। तो सबको पता है फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर जो होता है सेम उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये भी यही सिस्टम, यानी कि आपका लेजर सेंसर। ठीक है, लेजर सेंसर इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर, बट क्या है कि ये कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर के कंपैरिजन में। ओके, द हाई सेंसिटिविटी इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर यूज द एलईडी रेदर देन द लेजर। ठीक है, तो ये हाई सेंसिटिविटी क्यों है, क्यों, क्या कारण है इसका? क्योंकि देखो फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर जो है उसमें लेड होता है, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेजर होता है इसमें, इसलिए काफी ज्यादा सेंसिटिव है ये।
और जो सेंसर कम्स विद द फॉलोइंग बेनिफिट्स, तो सेंसर के साथ क्या क्या बेनिफिट्स हैं यहाँ पे देखो, सेंसिटिविटी, स्टेबिलिटी, वर्सटैलिटी, एक्यूरेसी, लो कॉस्ट, ठीक। तो लोअर कॉस्ट, ये सारी चीजें इसके काफी बेनिफिट्स हैं इसको यूज करने का, यानी कि अगर हम लेजर सेंसर की बात करें। अब नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिक लीनियर हीट डिटेक्शन सिस्टम, ये भी इम्पोर्टेंट एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है देखो। दिस सिस्टम इज मोस्टली इंस्टॉल्ड इन टनल्स एंड कन्वेयर बेल्ट एरिया। तो ये जो सिस्टम है ये कहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है, टनल्स में और कन्वेयर बेल्ट एरियाज में। मोस्ट ऑफ द माइंस दैट यूज दिस सिस्टम्स आर ऑस्ट्रेलियन माइंस एंड कैनेडियन माइंस। तो यहाँ पे देखो ज्यादातर ये जो माइंस, ये जो मोस्ट ऑफ द माइंस यानी कि जो ज्यादातर यूज करते हैं ये सिस्टम को, यानी फाइबर ऑप्टिक लीनियर हीट डिटेक्शन सिस्टम, ये कहाँ पे यूज किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के माइन में, कैनेडियन माइंस में यूज किया जाता है इसको, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा। द सिस्टम इज एबल टू ऑपरेट इफेक्टिवली इन हार्श अंडरग्राउंड कंडीशन विदाउट गिविंग ऑफ फॉल्स अलार्म। तो ये जो सिस्टम है ये कहाँ पे ऑपरेट जनरली होते हैं, हार्श अंडरग्राउंड कंडीशन में, ठीक है। वहां पे कोई भी फॉल्स अलार्म्स नहीं होते हैं, मतलब कोई भी गलत अलार्म नहीं देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो सिस्टम यहाँ पे ऑपरेट होते हैं इफेक्टिवली यहाँ पे ऑपरेट किए जाते हैं हार्श कंडीशन में। इट वर्क्स बाय डिटेक्टिंग फायर और ओवर हीटिंग कंडीशन। ये क्या डिटेक्ट करता है कि हाँ भाई कहाँ पे ओवर हीटिंग कंडीशन में ये काम करते हैं, यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं कि यहाँ पे आग लगी है कि नहीं, आग लगने के चांसेस है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, इवन द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर चेंजेस कैन बी डिटेक्टेड बाय दिस सिस्टम। कुछ स्मॉल टेम्परेचर भी अगर है ना, कुछ चेंजेस हो रहे हैं उसमें, तो वो भी डिटेक्ट कर लेगा ये सिस्टम, ओके। It has been noted that the system can be able to withstand very high temperature of up to 1000 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो सिस्टम है यहाँ पर नोट किया गया है कि ये जो है जितना हाई टेम्परेचर बढ़ते चला जाएगा, अगर मान लीजिए 1000 डिग्री सेल्सियस से चला गया, मतलब ये उस सिस्टम के साथ खड़े रहने की संभावना है इसका, ठीक है, विथस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर। तो ये जो सिस्टम है ये अगर 1000 डिग्री सेल्सियस है तो वो भी ये वहाँ पे इसको क्षमता है इसके अंदर ये पता लगाने की कि हाँ भाई ये हाई डिग्री टेम्परेचर को क्या कर सकता है, ये झेल सकता है, उस टेम्परेचर को झेल सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, फायर प्रिवेंशन लास्ट। तो फायर को कैसे प्रिवेंट किया जाएगा, तो वी विल डिस्कस प्रिवेंटिव मेजर दैट वी नीडेड टू इम्प्लीमेंट टू प्रिवेंट फायर। तो फायर को रोकने के लिए हमें क्या क्या मेजर्स इंप्लीमेंट करने होंगे वो यहाँ पे बताया जा रहा है, जो कि एक रूट कॉज है आग लगने की। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जैसे कि ऊपर हमने सारा बताया, उसी को हम कैसे करेंगे वो बताया गया यहाँ पे। As mentioned above, electrical equipment pose a dangerous fire hazard if they are damaged or found to be faulty. तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर कोई भी फॉल्ट है तो उसी तरीके से बहुत ज़्यादा वो डेंजरस फायर हैजार्ड का रूप ले सकता है। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू रेगुलरली चेक द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल सप्लाइंग पावर टू अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रेगुलर चेक करना होगा हमें इलेक्ट्रिकल केबल्स जो हैं जो कि सप्लाई करते हैं पावर को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट तक, तो इनको हमें एक गुड प्रैक्टिस में रेगुलरली चेक करना होगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, electrical cables should not be installed in between timber support because if they overheat they might cause a spark that will ignite the timber and causes a fire। तो यहाँ पे लिखा है कि जो इलेक्ट्रिकल केबल होते हैं वो मतलब टिम्बर सपोर्ट के बीच में इंस्टॉल नहीं करना होगा, क्योंकि अगर ये ओवरहीट हुए तो यहाँ पे एक स्पार्किंग हो सकती है, उस स्पार्किंग की वजह से इग्निशन हो सकता है और जो टिम्बर है उसके वजह से वहाँ पे आग लग सकता है, ठीक है। All electrical cables are to be suspended away from moving machinery, preferably in the hanging wall, and suspension standard of electrical cables are to be adhered to always। यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रिकल केबल्स है ना उसको सस्पेंड कर देना चाहिए, मतलब जो मूविंग मशीनरी है वहां से, ठीक है, जो कि हैंगिंग वॉल पे होते हैं, सस्पेंशन स्टैंडर्ड्स होते हैं इलेक्ट्रिकल केबल्स के, वो सबको वहाँ पे दूर रखना चाहिए। If the cables cannot be suspended in the hanging wall, then they must be made up of non-flammable material। यहाँ पे लिखा है कि जो केबल्स हैं अगर मान लो उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता हैंगिंग वॉल पे, तो या तो वो नॉन फ्लेमेबल मटेरियल से बनाया जाए ताकि ये आग लगने के चांसेस ही ना हो, है ना। नेक्स्ट, देयर इज a higher increase in the use of halogen free electrical cables that have aluminum stripes because they are more fire resistant that are previously used by PVC cables। तो हम पहले PVC केबल्स यूज करते थे, लेकिन अभी क्या चांसेस है कि हाँ भाई हम ज्यादातर क्या यूज करें, हेलोजन फ्री इलेक्ट्रिकल केबल्स हम यूज करें जिसमें एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स होते हैं, ताकि ये क्या करें आग लगने से बचा सकें। तो दे आर मोर फायर रेसिस्टेंट, है ना। तो हम लोग पहले क्या यूज करते थे, पीवीसी केबल्स, तो अभी हमें क्या यूज करना चाहिए, हेलोजन फ्री इलेक्ट्रिकल केबल्स यूज करना चाहिए ताकि हम ये आग लगने को रोक सकें। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज रिकमेंडेड दैट ऑल इलेक्ट्रिकल मटेरियल बी फायर प्रूफ टू प्रिवेंट द स्टार्ट ऑफ फायर ड्यूरिंग द ओवर हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल। यहाँ वही सेम चीज लिखा है कि जो इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स हैं उसको हम फायर प्रूफ तरीके से बनाएं, है ना, ताकि जो अगर ओवर हीट हो भी इलेक्ट्रिकल मटेरियल तो वो क्या हो, उसको बचाया जा सके, ओके। Next point, battery charging base substation transformer should be placed or positioned in a well ventilated area and be constructed with fireproof material। वही सेम चीज लिखा हुआ है देखो
बहुत बेसिक सा लिखा हुआ है, बस आपको पॉइंट याद रखना होगा। देखो बैटरी चार्जिंग बे जो होते हैं, सब स्टेशन होते हैं, ट्रांसफार्मर्स होते हैं, तो इनको ऐसी जगह पे रखना होगा, ऐसी जगह पे पोजीशन इनका होना चाहिए जो कि काफी वेंटिलेटेड एरिया हो, है ना, ये नहीं कि बंद बंद हो, है ना। तो और इनको जो भी कंस्ट्रक्शन किया जाए इसका, तो फायर प्रूफ मटेरियल से बनाया जाए इसको, ओके। कोई भी आग लगने के चांसेस ही ना दें हम, लगेगा कैसे। Next point. Normally, in underground mine with where electrical winches are used, the timber support around the winches is painted with fire-proof paint to avoid the start of fire if the winches has some spark. यहाँ पे लिखा है कि नॉर्मली अंडरग्राउंड माइंस में जहाँ पे इलेक्ट्रिकल विंचेस यूज किए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो टिम्बर सपोर्ट दे रहा है विंच के किनारे किनारे, वो पेंट किया जाता है ना। तो उसको जो पेंट करें, तो हम फायर प्रूफ पेंट नहीं कर सकते हैं, ताकि हम इसको आग लगने से बचाया जा सके। अगर मान लो कोई स्पार्क होता है तो मिला के कुल जो हम पेंट किए हैं सब उठा के आग लग जाएगा। तो हम ऐसे ही पेंट करें, हम फायर प्रूफ पेंट करें उसके ऊपर, तो ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, करने की देरी है। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट, all electrical distribution boxes must be installed on non-flammable foundation and should be provided with protective roof for in the case there is a water dripping from the hanging wall. Okay. यहाँ पे लिखा है कि देखो जो भी इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस है ना, उसको नॉन फ्लेमेबल फाउंडेशन पे क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसको एक प्रोटेक्टिव रूफ के तरीके से ट्रीट करना होगा, मतलब उसके प्रोटेक्टिव रूफ बनाना होगा, एक प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि जो वाटर डिपिंग होती है ना, हैंगिंग वॉल से पानी गिर रहे हैं, डब 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 चुभ रहे हैं, वो सबसे भी आग लगने के चांसेस हैं। तो ये चीज बताया जा रहा है यहाँ पे। In case of working near combustible material such as timber, they should be thoroughly wetted down because any form of spark can ignite them after cutting or welding any material. It will be still be very hot. Therefore, it is advised that before leaving the working place, that material be wetted with water to avoid ignition. तो यहाँ कहना चाह रहा है कि जो भी कटिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं कोई भी मटेरियल का, वो बहुत हॉट होता है जब हम उसको कर देते हैं वेल्डिंग, है ना। तो यहाँ पे एडवाइस यही दिया जा रहा है कि जब भी आप काम को छोड़ो या उस प्लेस को छोड़ो, तो वो जो वेटेड जो चीज आपने मटेरियल यूज किया है, उसको पानी से क्या करो आप, ताकि उसको पानी से आप क्या कर दो, वेट कर दो, ताकि वो इग्निशन का रूप ना ले। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, it is strongly recommended that there should be no welding or cutting in close proximity with explosive storage facility and diesel storage facility. यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जैसे कि स्टोरेज फैसिलिटी जहाँ पे होता है, स्टोर रूम होता है, तो वहाँ पे जो डीजल स्टोरेज फैसिलिटी है मान लीजिए, या फिर एक्सप्लोसिव स्टोरेज फैसिलिटी है, तो वहाँ पे पास में आपको वेल्डिंग नहीं करना होगा, ठीक है, ये समझ के रखिए। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखो, बस ये चीज पढ़ लेना काफी, ये तो हम बता चुके हैं ऊपर, वही सेम चीज लिखा हुआ है, पढ़ लेना इसको आप लोग। अब देखो यहाँ पे फॉलोइंग कुछ फायर प्रिकॉशन है रिगार्डिंग द यूज ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग इक्विपमेंट। जब हम ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग इक्विपमेंट यूज करते हैं, तो उस समय फायर प्रिकॉशन क्या हो सकता है, देखो इंपॉर्टेंट है ये। इंस्पेक्ट एवरी लोकेशन बिफोर कटिंग एंड वेल्डिंग कमेंसेस टू इंश्योर द पोटेंशियल फॉर अ फायर टू अकर इन एलिमिनेटेड। यहाँ पे लिखा है कि हर लोकेशन को इंस्पेक्ट करना होगा पहले, मतलब कटिंग वेल्डिंग करने के पहले, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें, ये हम हमारे अंदर ये पोटेंशियल होना चाहिए, ये इंश्योर कर सकें कि हाँ भाई यहाँ पे आग लगने की खतरा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, सुटेबल फायर फाइटिंग फैसिलिटी आर अवेलेबल नियर द वर्क एरिया एंड ऑपरेटर नो वेयर दे आर लोकेटेड। यहाँ पे सुटेबल फायर फाइटिंग फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए जहाँ भी ये वर्क करने का एरिया होगा, और ये ऑपरेटर को ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। इंश्योर गुड हाउसकीपिंग अच्छा होना चाहिए। रिमूवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल, यहाँ पे जो भी फ्लेमेबल मटेरियल्स हैं उसको रिमूव कर दिया जाए, या फिर उसको प्रोटेक्ट करने का कोई ऑप्शन हो, ताकि तभी आप यहाँ पे वेल्डिंग और ये करें, ठीक है, कटिंग और वेल्डिंग। नेक्स्ट, ऑपरेटर शुड चेक देयर क्लॉथिंग इज नॉट इन्फ्यूज विद ऑयल और ग्रीस। तो ऑपरेटर्स जो होंगे उनको ये चेक करना होगा कि उनका जो क्लॉथ है क्या वो ऑयल या ग्रीस से लगा हुआ है या इन्फ्यूज है, ताकि आग लगे ना, है ना, इस चीज को भी चेक करना होगा। नेक्स्ट, conveyor belting or other combustible material should be suitable protected from cutting and welding and its spark। जो कन्वेयर बेल्टिंग होता है या फिर कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल है जैसे आग लगने की जिसमें संभावना है, तो वो भी प्रोटेक्टेड होना चाहिए कटिंग वेल्डिंग से या फिर उसके स्पार्क से, है ना, ये याद रखिए। नेक्स्ट, इंस्पेक्टिंग द साइट आफ्टर कटिंग एंड वेल्डिंग हैज बीन परफॉर्म्ड टू इंश्योर दैट द पोटेंशियल फॉर अ फायर टू बी एलिमिनेटेड। सिंपल से लिखा हुआ है, आइसोलेटेड इलेक्ट्रिसिटी को दूर रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ कटिंग वेल्डिंग परफॉर्म करते समय हमें ये इंश्योर रहना चाहिए कि जब हम कटिंग और वेल्डिंग कर चुके हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि हाँ भाई उसको सब कुछ चेक करके जाना आपको, ये नहीं कि छोड़ छाड़ के चले गए, ठीक है। तो ये आग लगने की संभावना नहीं है, तो पानी से उसको हम क्या कर दें, इन्फ्यूज कर दें उसको, तो इस तरीके से। नेक्स्ट है मीथेन। देखो, व्हेन मीथेन रीचेस इट्स एक्सप्लोसिव लिमिट it becomes very dangerous as chances an explosion are likely to occur। मीथेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाते हैं आपके। तो यहाँ पे लिखा है कि जब मीथेन एक्सप्लोसिव लिमिट क्रॉस कर देता है तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस बन जाता है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक्सप्लोड कर सकता है, ओके।
It then become very important to prevent this gas from accumulating and reaching its explosive level. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि हम इसको कैसे इस गैस को प्रिवेंट करें ताकि ये अपना एक्सप्लोसिव लेवल तक ना पहुंचे, क्योंकि समझ रहे हो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएंगी। In order to know if methane gas is present underground, one need to test for using it GDI और methanometer। यहाँ पर देखो लिखा है कि अगर हमें ये पता करना है कि मीथेन गैस प्रेजेंट है अंडरग्राउंड माइन में, तो हमें क्या होना, हमारे पास क्या होना चाहिए, जीडीआई होना चाहिए या फिर मिथेनोमीटर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। If the gas has been detected, the responsible person of the working section must be notified, and also the ventilation officer must be notified of such situation। तो क्या होगा यहाँ पे लिखा है कि अगर मान लीजिए माइंस में कोई गैस डिटेक्ट होता है, तो जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा वर्किंग सेक्शन का, वो मस्ट बी नोटिफाइड, उसको नोटिफाइड किया जाना चाहिए और जो वेंटिलेशन ऑफिसर होगा उसको भी इस सिचुएशन के बारे में अवगत करा देना चाहिए। Measures will be implemented to control or eliminate methane. Sufficient ventilation is required to dilute the gases। तो यहाँ पे कुछ मेजर्स आपको इम्प्लीमेंट करने होंगे ताकि गैसेस को कंट्रोल या फिर मीथेन को एलिमिनेट किया जाए, हटाया जाए वहां से, है ना। तो सफिशिएंट वेंटिलेशन जो है वो जरूरी है यहाँ पे इस गैस को डाइल्यूट करने के लिए। ये समझ में आया। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ फायर अकरिंग, it is a paramount to test for methane and other flammable gas during an early entry examination of the working place and during re-entry examination। यहाँ पे लिखा है कि इस फायर को अकर होने से रोकने के लिए ये टेस्ट को, जो टेस्ट होता है मीथेन का या फिर अदर फ्लेमेबल गैसेस का, मतलब अगर एंट्री करेंगे हम एग्जामिनेशन में या वर्किंग प्लेस पे, तो उसको पहले टेस्ट करना जरूरी है। ठीक है, मीथेन गैस मस्ट बी कैरिड आउट अ प्रीडिटरमाइंड टेस्टिंग पॉइंट इन अ स्कोप और डेवलपमेंट इन, है ना। यहाँ पे टेस्ट के बारे में बात हो रही है, ये आप देख लेना, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आ जाता है नेक्स्ट, देखो अनदर पॉसिबल वे ऑफ प्रिवेंटिंग मीथेन फायर इज थ्रू मीथेन ड्रेनेज। तो मीथेन ड्रेनेज अगर हम कर देते हैं, ड्रेन कर दें अगर मीथेन को, तो ये एक अनदर मेथड हो जाएगा। कुछ और भी तो ये एक अनदर पॉसिबल वे हो जाता है प्रिवेंट करने का मीथेन फायर को। नेक्स्ट पॉइंट, मोबाइल इक्विपमेंट। तो मोबाइल इक्विपमेंट मैंने आपको बताया, तो कैसे इसको करेंगे प्रिवेंशन तरीका बताया जा रहा है यहाँ पे। अंडरग्राउंड मैकेनाइज्ड माइन आर वेल नोन फॉर अ लार्ज फीट ऑफ मोबाइल इक्विपमेंट यूज्ड देयरफॉर more emphasis must be placed on the prevention of fire on this equipment। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब हम इसको ज्यादा यूज करना है, हमारा पता है कि इसके बिना हमारा काम नहीं होगा, है ना। जो भी माइनिंग ऑपरेशन होते हैं बिना इसके होगा नहीं माइनिंग इक्विपमेंट के, तो हमें इसको ऐसे प्रिवेंट करना है कि ये आग लगने के चांसेस कम हो। ठीक है, मशीनरी यूज्ड अंडर कैन बी सेल्फ प्रोपेल्ड और डीजल पावर मशीनरी एंड ऑल्सो हैव स्पेसिफिक रेगुलेशन सेट आउट इन द MHSA फॉर प्रिवेंशन ऑफ फायर। यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रेगुलेशन सेट आउट किए गए हैं MHSA में, तो कि ये बताते हैं कि हम कैसे आग को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिकल केबल ऑफ मशीनरी मस्ट ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मशीन मैकेनिकल वियर एंड हाई टेम्परेचर एज सच दे मस्ट बी इंस्टॉल्ड प्रिवेंट लीकेज और शॉर्ट सर्किटिंग। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल केबल जो है होते हैं मशीनरी में, उनको प्रोटेक्ट किया गया है कि भाई वो मैकेनिकल वियर से या फिर हाई टेम्परेचर अगर हो जाता है उससे कैसे बचाया जाए। ठीक है, इसको ऐसे इंस्टॉल करना चाहिए ताकि ये जो लीकेज होते हैं, जो शॉर्ट सर्किटिंग होती है, उनको प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, द बैटरी केबल मस्ट बी प्रोटेक्टेड टू अवॉइड ओवर हीटिंग ऑफ दिस केबल। तो जो बैटरी केबल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया है ताकि जो ओवर हीटिंग हो जाते हैं केबल्स को, वो ना हो। नेक्स्ट, द व्हीकल्स यूज अंडरग्राउंड मस्ट बी फिटेड विद फायर रेसिस्टेंट फ्यूल होसेस। तो यहाँ पर देखो जो व्हीकल्स होते हैं जो यूज करते हैं अंडरग्राउंड माइन में, वो किससे फिटेड होते हैं, किससे फिट होते हैं, वो फायर रेसिस्टेंट फ्यूल होसेस से। ठीक है, तो आप जो आग ना लगे, ऐसा फ्यूल जो आग ना लगे उसमें, उसी से ये फिट किए जाते हैं। ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड दैट ऑल व्हीकल बी इक्विप्ड विद अ फ्यूल शट ऑफ सिस्टम फॉर फायर प्रिवेंशन पर्पस। तो इसमें जो है फ्यूल शट ऑफ सिस्टम होता है ताकि आग ना लग सके इसमें। ओके, अ हीटिंग डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोलिंग द फ्यूल दैट एस्केप सो दैट इट मे नॉट इग्नाइट। ठीक है, हीटिंग डिवाइस जरूरी होता है वहाँ पे ताकि आप ये कंट्रोल कर सको फ्यूल को, ताकि ये स्केप ना करे। ठीक है, और जाके आग ना लगा दे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हीटिंग डिवाइस यूज किया जाता है ताकि हम कंट्रोल कर सकें फ्यूल को। सिंपल। नेक्स्ट, एवरी मशीन और व्हीकल मस्ट बी फिटेड विद अ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर फॉर इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो हर मशीन में या हर व्हीकल में क्या होता है, एक फिट होता है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, ताकि अगर मान लो कोई इमरजेंसी में आग लग जाता है तो आप उसको यूज कर सको। ओके, अच्छा, दूसरा ये है कि उनको सिखाया भी जाता है कि कैसे इसको यूज करना। ये नहीं कि फायर एक्सटिंग्विशर लगा, अब वहाँ पे मुसीबत का समय आ गया, इमरजेंसी लग गया, हम उसको खोल ही नहीं पा रहे हैं, तो ये नहीं होता है। वो ट्रेन भी किया जाता है कैसे उसको खोलना है। ओके, next, tires of mobile equipment are suspect to overheating, and if that is the case, then the vehicle must be switched off and parked in an isolated location for at least 24 hours। यहाँ पे लिखा है कि अगर मान लो मोबाइल इक्विपमेंट का जो टायर होता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, शक लग रहा है कि ये ओवर हीट हो रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है, जो व्हीकल को आपको बंद करना है गाड़ी को, और उसको पार्क करना है आइसोलेटेड लोकेशन में, यानी कि अकेले जगह, सुनसान जगह पे
इसको लोकेट कर दीजिए और 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है, और वहाँ से निकल लो आप। तो ये आपको काम करना होगा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ओवर हीट हो रहा है या कोई भी आपको शंका लग रही है तब। नेक्स्ट, वन कैनॉट स्ट्रेस आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस इन ऑल अंडरग्राउंड इक्विपमेंट। A proper maintenance system will ensure that the vehicle is kept at functional mode and minimizes the defect that might cause a fire. तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि जो गाड़ी है उसका जो व्हीकल है उसका मेंटेनेंस जो होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर मेंटेनेंस सिस्टम होना चाहिए ताकि ये फंक्शनल मोड में हो और ये जो कोई भी डिफेक्ट है अगर तो वो कम हो जाए ऑलरेडी, ताकि आग ना लगे। नेक्स्ट, डेली इंस्पेक्शन मस्ट बी डन। जाहिर सी बात है कोई भी व्हीकल का डेली इंस्पेक्शन करना होगा कि यहाँ ऑपरेट में है, फंक्शन में है कि नहीं, है ना। तो ये भी एक गलत, एक भयावह स्थिति पैदा कर सकती है अगर ऐसा कुछ फॉल्ट आता है तो, ठीक है, ये देख लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं, a foam fire separation system is used as a form of a fire extinguisher in case where a vehicle catches a fire. अगर मान लो कोई गाड़ी में आग लग जाती है तो आप यहाँ पे फोम फायर सेपरेशन सिस्टम भी यूज कर सकते हो। ओके, द सिस्टम इज इंस्टॉल और माइन अंडरग्राउंड एंड सरफेस इक्विपमेंट। तो ये जो सिस्टम है इंस्टॉल किया जाता है माइन अंडरग्राउंड में या फिर सरफेस इक्विपमेंट में यहाँ पे इसको इंस्टॉल किया जाता है। द ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ दिस सिस्टम इज दैट द फोम विल डिसिपेट द ऑक्सीजन responsible for fire ignition, thereby acting as a vapor seal and simultaneously cooling the area affected. This process separation the fire and reduces reignition. यहाँ पे देखो इसमें होता क्या है, ये जो फोम वाला बता रही हूँ मैं, इसमें क्या होता है, जो फोम है वो क्या होता है, डिसिपेट कर देता है, ऑक्सीजन जो है उसको डिसिपेट कर देता है, कम कर देता है, जो कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है फायर आग लगाने में। काम किसका है, ऑक्सीजन का है, इसको डिसिपेट कर देता है। जब डिसिपेट कर देगा तो जो यहाँ पे वेपर है उसको सील कर दिया जाता है, ठीक है, सील हो जाता है वो, ओके, इस फॉर्म की वजह से, जिसकी वजह से ये जो एरिया है ये ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। ओके, तो इसकी प्रोसेस को सप्रेस कर देते हैं और आग जो लगता है उसको रीइग्निशन करने से कम कर देता है, ठीक है। तो फोम वाला प्रोसेस ये है। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस कंबशन। देखो, स्पॉन्टेनियस कंबशन कैन बी वन ऑफ द डेडलीस्ट अकरेंस इन एन अंडरग्राउंड माइन इफ एन अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। देखो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस कंबशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत डेडलीस्ट अकरेंस है इसका अंडरग्राउंड माइन में। अगर ये पहले पता नहीं लगाया जा सका कि यहाँ पे फायर है या ऐसा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। Next, there are basic principles and measures identified by best practices guideline for surface coal mine in South Africa. देखो यहाँ पे कुछ स्टडीज हैं, उनको भी देखना होगा आपको, क्या क्या यहाँ पे किया गया है, क्या क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। These can also be applied in underground metal mine to better control spontaneous combustion as they follow. तो क्या प्रिकॉशन है यहाँ पे लिया जा रहा है इसको रोकने के लिए। देखो, spontaneous combustion को reducing or eliminating oxygen from the process of spontaneous combustion using sealing agent, dosing over and buffer blasting. तो यहाँ पे रिड्यूसिंग या एल्यूमिनेट करना होगा हमें ऑक्सीजन को, ताकि ये जो प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस कंबशन का उसको हम क्या कर सकें, सीलिंग एजेंट से यूज, मतलब किसका यूज कर सकें। तो ये जो प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस कंबशन का हम इसको कम कर सकें। क्या यूज करेंगे हम, सीलिंग एजेंट, डोजिंग ओवर और बफर ब्लास्टिंग यूज करके हम इसको जो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, रिड्यूसिंग द टेम्परेचर विच अल्टीमेटली रिड्यूसेस द रिएक्शन रेट विद द एड ऑफ वाटर कैनन, इंजेक्टिंग नाइट्रोजन इनटू ओल्ड एरियाज एंड इंजेक्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ओल्डर एरियाज। जो भी ओल्डर एरियाज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहीं पे ज्यादातर ये अकर होते हैं, तो वहाँ पे हम क्या इंजेक्ट करेंगे, नाइट्रोजन गैस और वाटर कैनन्स यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये सब की वजह से जो टेम्परेचर है वहाँ पे वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो रेट है यहाँ पे इग्निशन का वो कम हो जाएगा। ओके, रिमूवल द फ्यूल फ्रॉम द प्रोसेस। तो यहाँ पे जो फ्यूल होता है उसको भी हम रिमूव कर दें तो भी चांसेस बन जाएगा अच्छा कि यहाँ पे हम रोक सकते हैं आग को लगने को। यहाँ पे अंडरग्राउंड माइन सर्फेस विच आर सस्पेक्टेड टू हैव सल्फाइड ओर डस्ट आल्सो पोर अ रिस्क ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन। यहाँ पे देखो अंडरग्राउंड माइन सर्फेस में कहा जाता है कि सल्फाइड ओर की मात्रा ज्यादा मिलती है, ठीक है, सल्फाइड और डस्ट का मात्रा ज्यादा मिलती है, जो कि एक रिस्क है, ये भी इंपॉर्टेंट रिस्क है स्पॉन्टेनियस कंबशन का। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, इसको सबको रोकने के लिए। तो हमने देखा यहाँ पे कि क्या कारण है, कैसे इसको हम प्रिवेंट करेंगे, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ये सब हमने देखा इसमें, ठीक है। अंडरग्राउंड माइन फायर की हम बात कर रहे थे जब, तो ये कुछ बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम से रिलेटेड है और ये आ सकता है आपका टॉपिक जो है अंडरग्राउंड माइन फायर, कैसे डिटेक्ट करें, कैसे प्रिवेंट करें, तो वो सब चीजें आपको समझनी थी और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है क्योंकि बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से, ठीक है। ये समझ में आया आपको, आई होप आपको समझ में आया। अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और जरूर कमेंट जरूर करिएगा अगर कोई कंफ्यूजन है इससे रिगार्डिंग तो। ओके, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।